हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास पूरे चांद की रात का एपिसोड 2। वो इकबालपुर में क्यों रहती हैं? क्योंकि वहाँ सनातन रोड पर मेरी एक कोठी है जिसे कि वो कब्जाए हुए है। जब मैंने मुंबई से शिफ्ट किया था तो हम लोग हैदराबाद में आकर बसे थे, लेकिन वहाँ माहौल उससे काटता था क्योंकि वहाँ और लोग भी मेरे साथ रहते थे। कुछ दिन मेरे साथ हैदराबाद रहने के बाद चेंज का बहाना करके वो इकबालपुर चली गई थी और फिर वापस नहीं लौटी थी। उसने मेरी वहाँ वाली कोठी कब्जा ली थी और फिर तलाक की अर्जी दे दी थी। अर्जी उसने दी थी तो फिर आपसी रजामंदी कहाँ से आ गई? बाद में आई ना। पहले तो तलाक की वजह उसने ये ही बयान की थी कि मैं एक जालिम मर्द था और मुतवातर उस पर जुल्म ढाता था। इस हद तक कि वो मुफलिसी की ज़िंदगी जीने को मजबूर थी। अपना वो सॉन्ग एंड डांस ड्रामा उसने ऐसी कामयाबी से अदालत में पेश किया था कि मजिस्ट्रेट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आउट ऑफ दी वे जाकर उसके लिए 30,000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता मुकर्रर कर दिया था। असल में मुफलिसी वाली कोई बात नहीं थी, हो ही नहीं सकती थी। पहले एक शादी कर चुकी है जिसमें उसने अपने पति को ऐसा निचोड़ा था कि बेचारा पाई पाई का ऐसा मोहताज हो गया था कि अपनी माली दुश्वारियों से निजात पाने के लिए उसे खुदकुशी करनी पड़ी थी। अपनी बीवी की फितरत से आप पहले वाकिफ नहीं थे? नहीं था ना। तब तो मैं उसके सम्मोहन में ऐसा जकड़ा गया था कि अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। अक्ल का अंधा तो निगाह के अंधे से भी ज़्यादा दयनीय शख्स होता है। यू सेड इट सर। बीबी के अब एकाएक तलाक से कनी कतराने लगने की वजह तुम समझ तो चुके हो। उसे भनक लग गई है कि मैं फिर शादी करने की फिराक में हूँ जो कि तलाक बिना नहीं हो सकती। नतीजतन अब वो मेरी आज़ादी मुझे फ़रोख्त करना चाहती है, उसकी भारी कीमत वसूल करना चाहती है। कर पाएगी? हो सकता है, क्यों भला? उसने उत्तर न दिया। वो कॉफ़ी चुसकने लगा। क्योंकि आप इश्क में गिरफ्तार हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि नई बीबी की फितरत पुरानी बीबी से जुदा होगी। समझता नहीं हूँ जी, जानता हूँ। ओह, बुढ़ापे का इश्क जवानी के इश्क से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। गुस्ताखी माफ़ सर, आप तो गए काम से। मुझे कोई एतराज़ नहीं। किस बात से? काम से जाने से। ऐसे काम से मैं पहले भी जा चुका हूँ। जब मैंने सुदेश से शादी की थी तब भी मैं कोई नौजवान पट्ठा नहीं था। सुनील एक्शन ठिठका और फिर बोला, तो ये है आपकी इकलौती प्रॉब्लम जिसके तहत बकौल आपकी भविष्यवक्ता बांजी आपको फ्रेंडली काउंसिल की ज़रूरत थी। हाँ, लेकिन इकलौती नहीं, यानी कि और भी हैं, कई हैं। मसलन मेरा बिजनेस पार्टनर विष्णु मेहता जो कि मुंबई में है। भाई, जब बिजनेस वहाँ है तो पार्टनर वही तो होगा। सॉरी, मुझे मुंबई एकाएक छोड़नी पड़ी थी। इसके कारणों में से एक मेरी तंदुरुस्ती भी था। मुझे हवा पानी की तब्दीली की राय दी गई थी, जिसके कारण एकाएक वो खामोश हो गया। उसके चेहरे की नसें यूं खिंच गई थी कि वो विकृत लगने लगा। आंख झपकने लगी और हाथ पांव यूं ऐंठने लगे जैसे उसे कोई दौरा पड़ रहा हो। यू ऑल राइट सर? सुनील व्यग्र भाव से बोला। उसने उत्तर न दिया। उसने अपने दोनों कांपते हाथों से अपना माथा थामा और मुंह खोलकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगा। यस, आखिरकार वो कदरन कमज़ोर लहजे में बोला, आई एम ऑल राइट नाउ। क्या हुआ था? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ था। लगता था जैसे कोई दौरा पड़ा हो। मिर्गी का? वो उपहासपूर्ण स्वर में बोला। नहीं, लेकिन अब क्या बोलूं? दौरा तो नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी एकाएक ऐसा कुछ होता है कि हाथ पांव ऐंठने लगते हैं, नसें फड़कने लगती है। वजह? उत्तेजना, नर्वसनेस। लेकिन अभी तो आप न उत्तेजित थे न नर्वस थे। तुम्हें क्या मालूम? ये भी ठीक है, मुझे क्या मालूम। बहरहाल आप अपने बिजनेस पार्टनर की बाबत कुछ कह रहे थे। हाँ, वो क्या है कि मेरा पार्टनर विष्णु मेहता एक आला दिमाग शख्स है जिसमें खोज की, आविष्कार की स्वाभाविक क्षमता थी।
लेकिन जो लक्ष्मी की कृपा से पूरी तरह महरूम था। जब वो मुझे मिला था तो वो वर्सोवा के इलाके में झोपड़पट्टी से ज़रा बेहतर जगह पर रहता था। वहाँ घर के पिछवाड़े के आहते में साइबान डालकर वो तरह तरह के मशीनी कलपुर्जों के इजाद में अपना तकरीबन वक्त सर्फ करता था। तब उसने एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर बनाया था जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नॉर्मल से आधी थी, लेकिन कार्य क्षमता में डबल था, और जो एक अडोप्टर लगाने पर 12 वोल्ट की बैटरी से भी चलता था। लेकिन उसका एक प्रोटोटाइप पीस बनाने में ही उसके घाट का सारा पैसा खर्च हो गया था, और उसने अपनी इस इजाद को पेटेंट कराने की भी क्षमता नहीं बची थी। ऐसे माहौल में वो मेरे से मिला था तो मेरी माली इमदाद से उसने एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की थी, जो कि आज की तारीख में मेहता इंजीनियर वर्क्स के नाम से जाने वाला एक बड़ा कारखाना है, और जिसका मैं साइलेंट पार्टनर हूँ। मेहता इंजीनियर वर्क्स का बिजनेस धुआंधार चल रहा था, जबकि मैं अपने डॉक्टर की सलाह पर मुझे मुंबई छोड़ देनी पड़ी थी, और मैं सब कुछ विष्णु मेहता के हवाले करके यहाँ आ गया था और हैदराबाद वाली अपनी कोठी में रहने लगा था। विष्णु मेहता मुझे मुंबई से बिजनेस की स्टेटस रिपोर्ट और अकाउंट भेजता रहता था, जिसे मैं यहाँ रहता भी मुंबई के चलते बिजनेस के टच में रह सकता था। फिर एक दिन एकाएक उसने मेल भेजी कि वो एक खास मुद्दे पर राजनगर आकर मेरे से बात करना चाहता था। जवाब में मैंने उसे मेल भेज दी कि वो जब चाहता आ सकता था। वो आया? हाँ आया, लेकिन अकेला ना आया। साथ में करसन राय चेलानी का एक काया वकील लेकर आया, जिसकी बाबत पहले तो वो बोला कि वो उसका दोस्त था, जो कि इत्तफाकन उसके साथ था। फिर बोला कि वो वकील था और अपनी कारोबारी हैसियत से उसके साथ था। ये कबूल करने के बाद ये बात खुलकर सामने आई कि वो दोनों बिजनेस से मेरा पत्ता काटना चाहते थे, क्योंकि बिजनेस फल फूल रहा था। हाँ, क्योंकि आप साइलेंट पार्टनर थे और वो वर्किंग पार्टनर था। नहीं, इस वजह से तो वो मुझे बाहर नहीं कर सकते थे। वर्किंग पार्टनर होने की उससे मोटी तनख्वाह मिलती थी, जो कि मुझे नहीं मिलती थी। इस बात के अलावा कंपनी का जैसा मालिक वो था वैसा मैं था। तो फिर कैसे वो आपको बाहर करते? मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाकर कि मैं कंपनी के हितों के खिलाफ काम कर रहा था। चोरी छिपे में कम्पिटिटिव बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि कंपनी की साख बिगाड़ सकता था, बिजनेस को रसातल में पहुंचा सकता था। आप ऐसा कुछ कर रहे थे? भाई, जैसे मैंने उसकी मुफलिसी की हालत में उसको आसरा दिया था और उसकी इजाद को प्रमोट किया था, वैसे मैं और लोगों की भी गाहे बगाहे शह देता हूँ। ऐसे एक नौजवान इन्वेंटर के साथ मेरी चिट्ठी पत्री थी, किसी तरीके से जिसकी जेरोक्स कापियाँ उन लोगों ने हासिल कर ली थी, और उनको ये साबित करने के लिए हथियार बनाने लग गए थे कि मैं कंपनी के हितों के खिलाफ कार्य कर रहा था। उनकी असल मंशा क्या थी? मंशा बताई तो है मैंने। वो मेरी पार्टनरशिप खारिज करना चाहते थे और मुझे बिजनेस से बाहर करना चाहते थे। वो चाहते थे, लेकिन चाहत को अंजाम कैसे देते? उनकी मंशा मुझे किसी ऐसे सेटलमेंट के लिए मजबूर करने की थी, जो कि मेरे लिए सरासर घाटे का सौदा होता। किसी को यूँ मजबूर करने का एक दूसरा नाम भी होता है, ब्लैकमेल। जी हाँ, तो समझ लो कि ढके छुपे तौर पर वो मुझे ब्लैकमेल ही करना चाहते हैं। आई सी। मुझे अपने पार्टनर की इस हरकत का उतना दुख नहीं है जितना दुख इस बात का है कि अपनी चाल उसने दोस्ती की आड़ में चली, गोद में बैठकर दाढ़ी मोड़ने का काम किया। इस हकीकत को भुलाकर किया कि उसकी मौजूदा हैसियत जात औकात बनाने वाला शख्स मैं था। उसे गटर से उठाकर संपन्नता और सम्मान के ऊंचे सिंहासन पर स्थापित करने वाला मैं था। एकाएक वो इतना बेचैन हो उठा कि उठकर टहलने लग गया। सुनील खामोशी से उसके दोबारा बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। जानते हो, एकाएक वो ठिठका और बोला, कुत्ते और आदमी में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? नहीं, सुनील बोला, क्या फ़र्क होता है? तुम किसी भूखे कुत्ते के लिए दयाभाव दिखाओ और उसे रोटी खिलाकर मरने से बचाओ तो वो तुम्हें कभी नहीं काटता। ये फ़र्क होता है कुत्ते और आदमी में। वेरी वेल सेड सर। जिस इजाद से मेहता इंजीनियर वर्क्स की बुनियाद पड़ी, औकात बनी, वो इस वक्त करोड़ों की कीमत की है, जिसको अकेले हड़प जाने का मेरे वर्किंग पार्टनर का मंसूबा है।
कैसे रोकोगे? बलदेव बताएगा। जी भाई, तुम्हारा बॉस बताएगा ना, जिसके साथ काउंसलिंग के लिए मेरी भांजी ने मुझे खास तौर से भेजा है। वो तो यहाँ है नहीं। तो तुम बताओ। मैं? जब तुम्हारे बॉस ने इस मामले में अपनी पावर्स तुम्हें डेलीकेट की हैं तो और कौन? सर, ये कानूनी मुद्दा है जिसका कोई माकूल हल कोई वकील ही सुझा सकता है। तो इंगेज करो, शहर का जो टॉप वकील हो उसे इंगेज करो। मैं करूं? बट ऑफ कोर्स, तुम्हारे बॉस ने जो भरोसा तुम पर जाहिर किया है उस पर खरा उतर कर दिखाओ। मेरे पार्टनर और उसके बोपा वकील से मेरा पीछा छुड़ा कर दिखाओ। मेरी दन दीवानी बीबी से मेरा पीछा छुड़ा के दिखाओ। यानी कि जो बोले वो ही कुंडा खोले। क्या? आप प्लीज़ बैठ जाइए। वो दम से वापस अपनी कुर्सी पर ढेर हुआ। अपनी बीबी को आपने दन दीवानी कहा? बराबर कहा। वो सख्ती से बोला और दुरुस्त कहा। उसकी दन की दीवानगी दूर करने के लिए कोई रकम मुकर्रर की आपने? हाँ, 1 करोड़ रुपया नकद और सनातन रोड इकबालपुर वाली 12 नंबर कोठी, जिसकी वो पहले से ही मालकिन बनी बैठी है। रकम 30,000 महाना के अलावा? हरगिज़ नहीं। कुल जमा 1 करोड़, एक मुश्त। मुकम्मल पीछा छुड़ाने के लिए मुकम्मल रकम। उसे सेटलमेंट कबूल न हुआ तो जाए बाढ़ में। भले ही वो अपना ये दावा बरकरार रखे कि आपका दिमागी तवाजन खराब है, जिसकी वजह से आप पर गंभीर हत्यारी प्रवृत्ति हावी है। आपको खुद अपने आप से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और वो प्रोटेक्शन आपकी बीबी ही आपको मुहैया करा सकती है। उससे हामी भरते न बना। कोई दावा करना जुदा बात होती है और उसको खरा साबित करके दिखाना जुदा बात होती है। क्या वो अपने दावे को साबित कर सकती है? उसने फिर जवाब न दिया। उसके चेहरे पर गहन हिचकिचाहट के भाव आए। यानी कि सुनील धीरे से बोला, ढोल में कहीं न कहीं तो पोल है। मुंबई में मैं नींद में चलने लगता था। वो चिंतन भाव से बोला, और इस बात से वो वाकिफ़ है। इससे ये कहाँ साबित होता है कि आपके दिमाग में नुक्स है? नींद में चलते मैंने किचन से ये लंबा चाकू कब्जाया था और उसके साथ उसके बेडरूम में दाखिल होने की कोशिश की थी। कितना अरसा हुआ इस वाक़ये को? 10 महीने। उसके बाद से ऐसा कुछ न हुआ? न, सिवाय ऐठन के उस दौर के जो अभी तुमने पढ़ता देखा था और कभी कभार पढ़ता है। लेकिन खुद ही ठीक भी तो हो जाता देखा। कभी कभार नहीं भी होता है। तो क्या करते हैं? गोली खाता हूँ। आपका पार्टनर इस वक्त कहाँ है? मेरी कोठी में मेरा मेहमान है। वकील भी वहीं है। 3 दिन से वो दोनों वहीं हैं और मैं तुम्हें भी वहाँ मौजूद देखना चाहता हूँ। जी, आज तुम्हारा डिनर मेरे यहाँ है। 7 बजे पहुँच जाना। लेकिन मैं वकील से कैसे निपट सकता हूँ? वकील तो निपट सकता है। हाँ, वो तो लेके आना। किसी भी बड़े से बड़े, काबिल से काबिल वकील को साथ लेके आना। फीस मैं भरूंगा, मुंह मांगी, बिना हुज्जत के। ओके? सुनील ने अनमने भाव से सहमति में सिर हिलाया। और भले ही किसी डॉक्टर को भी साथ लेके आना जो मेरा मुआयना करके ये स्थापित कर सके कि मैं पागल नहीं हूँ। जनाब, पागल हो आपके दुश्मन। भांजी कहती है कि आखिरकार होंगे। अच्छा, ऐसा कहती है वो? हाँ, क्योंकि उसका ज्योतिषी का ज्ञान ऐसा कहता है। मेरे मस्तक की रेखाएं ऐसा कहती हैं कि आज रात आर या पार कुछ न कुछ होकर रहेगा, अगरचे कि कोई 5 अक्षरों के नाम वाला व्यक्ति मेरा साथ दे। जनाब, शाम तक तो मलिक साहब भी आ जाएंगे। आने वाले आते रहते हैं। अहम वो है जो आ चुके हैं। यानी कि मैं? हाँ, तो मुझे पसंद आए। यूँ समझो कि बूढ़े बैल के मुकाबले में मुझे नौजवान घोड़ा पसंद है। बूढ़ा बैल, तुम्हारा बॉस, मेरा दोस्त बलदेव कृष्ण मलिक। नौजवान घोड़ा, तुम। बाय द वे, आपके हाउस होल्ड में और कौन कौन है? एक छोटा भाई है, शिवनाथ पकाला। मेरे बाद मेरा वारिस वही होगा। और भांजी? उसे मेरे विरसे की जरूरत नहीं। सिद्धांत सोलंकी नाम के जिस लड़के से उसकी कोर्टशिप चल रही है
वो पैसे वाला है, उससे शादी कर लेने के बाद उसे मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। आई सी। सच पूछो तो मुझे ये बात सिद्धांत ने ही सुझाई थी कि मुझे नई वसीयत करनी चाहिए थी जिसमें कि आस्था का जिक्र न हो। शादी न हो सकी या शादी के बाद निभ न सकी तो भांजी का क्या होगा? ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर नई वसीयत लिख दूंगा। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। वो सकपकाया। वक्त बड़ा जालिम हाकिम है, उल्टी मार मारता है तो वार्निंग नहीं देता। मैं समझा तुम्हारी बात, तो फिर मैं एक ट्रस्ट बनाने का प्रबंध करता हूँ जिसके हवाले मेरी तमाम चल और अचल संपत्ति होगी और ट्रस्ट की होने वाली आमदनी का वाहिद हकदार तब तक शिवनाथ बकाला को मुकर्रर करता हूँ जब तक कि आस्था सिद्धांत से विवाहित रहती है। अगर उनमें तलाक हो जाता है तो आमदनी में दोनों को बराबर का हिस्सा होगा। ये ठीक रहेगा? जी हाँ। भांजी माँ जाए जितनी करीब तो नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी कोई गैर तो नहीं। शिवनाथ बकाला धीरे से बोला, मेरा माँ जाया नहीं है। अच्छा? मेरे पिता ने 2 शादियाँ की थी। पहली बीवी मेरी माँ थी, दूसरी शिवनाथ की माँ थी। लिहाजा शिवनाथ आपका सौतेला भाई है, लेकिन सगे जैसा। 2 शादियों का रिवाज मालूम होता है आपके कुनबे में? भाई हम आदिवासी हैं। बहुपत्नीवाद हमारे यहाँ का सदियों से चला आ रहा ऐसा रिवाज है जिसमें मुल्क का कायदा कानून भी दखल अंदाज नहीं हो सकता। बढ़िया। खुदा ने आदमी के बच्चे के 2 पहलू बनाए हैं, वो दोनों को गर्म करने के लिए ज़्यादा नहीं तो 2 तो होनी ही चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो? आपके सौतेले भाई को, शिवनाथ बकाला को मालूम है कि वो आपका इकलौता वारिस बनने वाला है? हाँ मालूम है। उसे इस बात से मायूसी नहीं होगी कि आपने अपनी संपत्ति का सीधे उसे मालिक बनाने की जगह संपत्ति ट्रस्ट के हवाले कर दी। होनी तो नहीं चाहिए, होती है तो हो, क्योंकि खुद उसकी भलाई भी बात में है। ऐसा क्यों? मेरी विपुल धन संपत्ति को हैंडल करने की काबिलियत उसमें नहीं है। दौलत सीधे उसके हाथ में आ गई तो सब उड़ा देगा। क्यों? कोई ऐब करता है, औरत का रसिया है, जुआ खेलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सनकी है, गुस्ताखी माफ जनाब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसे मेंटल कहना चाहते हो लेकिन उसकी इज्जत रखने के लिए सनकी कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सनक की किस्म कई है, लेकिन सबसे ज़्यादा तंदुरुस्ती को लेकर है। हर वक्त उसे फिक्र लगी रहती है कि उसे कुछ हो न जाए। बात का बतंगड़ बनाने की आदत पड़ गई है। जरा खांसी आ जाए तो सोचने लगता है तपेदिक है। बदपरहेजी की वजह से कभी पेट में कुछ होने लगे तो उसे अंदेशा होता है कि ट्यूमर है। ठंडी हवा के एक झोंके से उसे नमोनिया का अंदेशा होने लगता है। जरा सिर दर्द हो तो ब्रेन हेमरेज का तस्वुर करने लगता है। ऐसे शक को हाइपोकोड्रिया कहते हैं। अच्छा? जी हाँ। जो समझता है या तो वो पहले से बीमार है या किसी भी घड़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाला है। जनाब, जिसे आप उसकी सनक बता रहे हैं, हकीकतन वो एक बीमारी है। बीमारी है? फिर तो इलाज भी होगा। मैं बोलूँगा उसे किसी काबिल डॉक्टर के पास जाने के लिए। करता क्या है? मेरा मतलब है उसकी आमदनी का जरिया क्या है? नौकरी जैसा कोई स्टडी जरिया तो नहीं है। अलबत्ता शेयरों की खरीद फरोख्त में भारी दिलचस्पी रखता है, लेकिन इस धंधे में भी आजकल उसकी तकदीर उसका साथ नहीं दे रही। इसलिए आजकल चिड़चिड़ाया रहता है और उन लोगों से कुटता रहता है पैसा कमाने के सिलसिले में जिनकी उस जैसी प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आप। हाँ बोला आपने। हाँ भाई, जो हकीकत है उसको कैसे नकारूं? आप हकीकत से वाकिफ़ हैं, इसका मतलब है अपने ऐसे ख्यालात वो आपसे छुपाता तक नहीं। अपनी तरफ से तो कोशिश करता है, लेकिन मन की बात जब शक्ल पर छपी हो तो कोशिश क्या करेगी? बावजूद इसके कि वो जानता है कि वो आपकी जायदाद का इकलौता वारिस बनने वाला है। भाई, जो कुछ वो कहता करता है किसी बदनीयती के तहत नहीं करता, बस बना ही ऐसा हुआ है। अक्ली ही इतनी है। जिसका मन साफ हो उसके लिए फरेब करना मुश्किल होता है। आपकी बातों से लगता है उसके मिजाज से आपको कोई परेशानी नहीं। ठीक लगता है। होने वाली बीबी के बारे में क्या कहते हैं? किस सिलसिले में? अपनी धन संपत्ति के सिलसिले में।
मेरी दौलत में उसका कोई दखल नहीं होगा। ये बात हम दोनों में पहले ही सेटल हो चुकी है। उसकी जिद है, बल्कि शादी की अहम तरीन शर्त है कि मैं उसके साथ तहरीर करार करूं कि मेरी ज़िंदगी में बतौर मेरी बीबी उसका मेरी दौलत से कोई लेना देना नहीं होगा, ताकि ये स्थापित हो सके कि उसने मेरी दौलत पर निगाह रखकर मेरे से शादी करना कबूल नहीं किया। आपको ऐसा करार कबूल होगा? भाई, शादी करनी है तो कबूल करना ही पड़ेगा। दौलतमंद शख्स की मुफलिस बीबी, ये नई मिसाल होगी अपने किस्म की। जरा शादी तो हो ले, फिर देखना। सुनील ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसे मंद मंद मुस्कुराता पाया। लगता है, वो बोला, होने वाली बीबी को उसी के गेम में मात देने का कोई तरीका पहले ही सोचे बैठे हैं। ठीक लगता है। क्या क्या करेंगे आप? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर भी कुछ नहीं। फिर भी ये समझ लो कि मेरे पर आश्रित रहने वाला कोई शख्स रुपए पैसे से मोहताज या महरूम नहीं हो सकता। आई सी, इसका सबूत ग्रेसी भटनागर है। वो कौन है? मेरी सेक्रेटरी है, मेरी वफादार सेक्रेटरी है। ट्रस्ट के अलावा मैं उसके लिए ये प्रावधान छोड़ के जाऊंगा कि उसे 20 लाख रुपए नकद और एक मुश्त मिले, ताकि मेरे बाद मजबूरन उसे काम न करना पड़े। मर्जी हो तो बेशक करे। काफ़ी एहसान मानने वाले और वफादारी की कद्र करने वाले शख्स हैं आप। हाँ, वो अनमने भाव से बोला। फिर भी मौजूदा बीबी को आपकी कद्र न हुई। मेरी बदकिस्मती या उसकी? अब मैं अपनी जुबानी इस बाबत क्या कहूँ। आपने अभी फरमाया था कि आस्था का होने वाला पति सिद्धांत सोलंकी खुद ये चाहता है कि आपके विरसे से आस्था का कोई लेना देना न हो, लेकिन बाजारिया ट्रस्ट आप कोई लेना देना बना के रखना चाहते हैं। यूँ सिद्धांत की मर्जी तो न चली, उसकी मंशा तो पूरी न हुई। उसे खबर नहीं लगेगी कि उसकी मंशा पूरी नहीं हुई थी, आस्था को भी नहीं लगेगी। खुदा खैर करे, आपकी मौत के बाद तो लगेगी। अरे बेटा, आप मरे जग प्रलय, मेरे न रहने के बाद पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी क्या मुझे खबर लगेगी। सही फरमाया आपने। आस्था को लेकर मेरी प्रॉब्लम यह है कि कई नौजवान लड़के महज इसलिए उससे यारी काटने की कोशिश में लगे रहते हैं कि वो एक ऐसे दौलतमंद शख्स की भांजी है जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं है। ऐसे लड़कों को दफा रखने के लिए प्रचार जरूरी है कि आस्था मेरी वारिस नहीं बनने वाली। सिद्धांत सोलंकी ऐसा लड़का नहीं है। नहीं है, वो खुद पैसे वाला है, इसलिए दूसरे के पैसे का तलबगार नहीं। क्या पता चलता है? क्यों नहीं पता चलता? तुम ये बात भूल रहे हो कि उसी ने मुझे ये राय दी थी कि मैं कोई वसीयत करूँ तो यूँ करूँ कि आस्था का मेरे विरसे से कुछ लेना देना न हो। फिर भी क्या पता चलता है? फोकट में हाथ आते दिखाई देने वाले माल का अपना ही आकर्षण होता है। आज रात तुम्हारी सिद्धांत से भी मुलाकात होगी, परखना कि उसे ऐसे माल का आकर्षण है या नहीं। बहरहाल वो एकाएक उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ। बलदेव को नमस्ते बोलना और बोलना कि उससे मिलकर मुझे खुशी होती, लेकिन न मिल पाने के लिए कोई खास दुख नहीं हुआ। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, कटनसी सुनील चक्रवर्ती, यही नाम बताया था ना? जी हाँ। गुड, शाम को मिलते हैं। एक बात, सिर्फ एक बात और बता के जाइए। पूछो। आप फिर शादी करने जा रहे हैं, इसमें क्या इस बात का भी कोई दखल है कि पहली बीबी आपको औलाद का मुंह न दिखा सकी? हो सकता है। इस पर ऊपर वाले ने मेहर की, उसको आपका साहिबे औलाद बनना कबूल हुआ तो आपकी वसीयत का या आपके बने ट्रस्ट का क्या स्टेटस होगा? उस बात में अभी टाइम है, तब की तब देखी जाएगी। नई बीबी आपकी संपत्ति में शिरकत नहीं चाहती। यकीनन औलाद के लिए भी उसका यही रवैया तो नहीं होगा। औलाद क्या अकेले उसकी होगी? लिहाजा कुछ करेंगे, ट्रस्ट बंद करके नया ट्रस्ट बनाएंगे, नए प्रावधानों के साथ नई वसीयत करेंगे। देखेंगे, अभी टाइम है। सुनील ने उठकर आगे बढ़कर खुद निकासदार खोलकर उसे वहाँ से रुखसत किया। उसके पीछे उसने महसूस किया कि कमरा उन 3 सिगरेटों के धुएं से महक रहा था जो उसने आस्था के इंतजार में और उसकी मौजूदगी में वहाँ पिए थे। थोड़ी देर के लिए खिड़की खोल देने की नीयत से वो उसके करीब पहुँचा। उसने ब्लाइंड्स को एक और सरकाया और खिड़की के शीशे में से सहज ही उसकी निगाह
नीचे सड़क पर पड़ी तो उसने आदित्यनाथ बकाला को एक कार में सवार होते पाया। उसकी कार को वहां से रवाना होते ही एक सफ़ेद रंग की अल्टो को उसने बकाला की कार के पीछे लगते पाया। वो खिड़की पर से हटा और झपटकर मलिक साहब की एग्जीक्यूटिव टेबल के पीछे पहुंचा, जिसके एक दराज में जानता था कि एक दूरबीन पड़ी होती है। उसने दूरबीन वहां से निकाला और वापस खिड़की पर पहुंचा। सफ़ेद अल्टो तब तक सड़क पर काफ़ी आगे निकल चुकी थी। फिर भी उसने दूरबीन के जरिए उसकी पिछली नंबर प्लेट पर लिखा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर साफ पड़ा। नंबर था RJ2 GA 51971। उसने खिड़की का पल्ला थोड़ा सा खोला, लौटकर दूरबीन वापस यथास्थान पर रखी और फिर फ़ोन उठाकर उस पर रमाकांत का नंबर डायल करने लगा। रमाकांत के लिए मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड से RJ2 GA 5197 नंबर की अल्टो के मालिक का नाम पता निकाल लेना मामूली काम था। कॉल लगी। उसने रमाकांत को उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाबत बताया। पता तो लग जाएगा काका बल्ली, रमाकांत बोला, कि कार किसकी है, लेकिन टाइम लगेगा। क्यों? कोई आदमी नहीं है। तू जल्दी मचाएगा तो तेरे बड्डे बाबा जी को अथॉरिटी के ऑफिस जाना पड़ेगा। कोई आदमी क्यों नहीं है? आज रात राकेश की शादी है, सब उसमें शामिल होने के लिए चले गए। ये तो बुरा हुआ। क्यों? तेरा रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई खास काम अटक गया? मैं चाहता था तुम्हारा कोई आदमी इकबालपुर जा पाता। किस लिए? वहाँ के एक बाशिंदे को चेक करने के लिए। कौन बाशिंदा? सुनील ने उसे सुदेश बकाला की बाबत बताया। तो बाशिंदी बोलना, रमाकांत बोला। सॉरी, आज तो प्यारियों कोई नहीं जा सकता। कल के लिए कहो तो कोई इंतज़ाम करूं। खबर करूंगा, लेकिन मुंबई का कोई काम हो तो वो तुम घर बैठे फ़ोन से ही करा सकते हो, है ना? हाँ, काम बोल। सुनील ने उसे विष्णु मेहता की बाबत बताया। ठीक है, रमाकांत बोला, शाम तक हो जाएगा ये काम। क्यों? लूट मची है। 7 बजे मेरी कहीं हाजिरी है, जहाँ विष्णु मेहता से मेरी मुलाकात होगी, जो भिड़ंत में तब्दील हो सकती है। उसकी बाबत कोई डैमेजिंग बात तुम मुझे 7 बजे से पहले पता करके दोगे, तभी तो वो मेरे काम आएगी। माजरा क्या है? सुनील ने बकाला से संबंधित माजरा बयान किया। मैं समझ गया तेरी बात और तेरी जरूरत, रमाकांत बोला। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और जो मालूम होगा उसे फ़ौरन गोली की तरह तुझे ट्रांसफ़र करूँगा। शुक्रिया बड्डे पापा जी। मेंशन नोट टिकाले। सुनील ने रिसीवर वापस कैंडल पर रखा, फिर बड़ी शान से घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और अर्जुन को तलब किया। उसके वहाँ पहुँचने से पहले वो मलिक साहब की कुर्सी पर जा बैठा। अर्जुन ने उसे वहाँ बैठा देखा तो उसके नेत्र फैले। बैठो, सुनील मलिक साहब की दीर्घ गंभीर आवाज़ की नकल करता बोला। बैठता हूँ गुरुजी, अर्जुन बोला। सुनील ने घूर कर उसे देखा। अर्जुन बड़बड़ाया। सर, थैंक यू सर। तुमने फ़ौरन इकबालपुर जाना है। यस सर। इकबालपुर यहाँ से 165 किलोमीटर दूर है। कंपनी की गाड़ी में जाओगे तो 2-2.5 घंटे में पहुँच जाओगे। कंपनी की गाड़ी कौन दिलाएगा मुझे? मिस्टर अर्जुन, जानते हो कहाँ बैठे हो, किसके सामने बैठे हो? जानता तो हूँ गुरुजी। सर, आपकी ज़ुबान में कहने की इजाज़त हो तो कुछ कहूँ? इजाज़त है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। शट अप। यस सर, लेकिन मैंने जो कहा इजाज़त लेकर कहा। पूछो, इकबालपुर पहुंचकर तुमने क्या करना है? इकबालपुर पहुंचकर मैंने क्या करना है? फिक्रा मुकम्मल करो। मुकम्मल है? नहीं मुकम्मल है, सिर में कुछ रह गया है। सर, इकबालपुर पहुंचकर मैंने क्या करना है सर? वहाँ के कोर्ट में सुदेश बकाला वर्सेस आदित्यनाथ बकाला एक तलाक का केस है। तुमने वहाँ किसी लोकल वकील को पकड़ना है और केस का एग्जैक्ट मौजूदा स्टेटस मालूम करना है। उसके लिए कोर्ट के किसी मुंशी, दफ्तरी चपरासी की कोई खातिर करनी पड़े तो उसकी तुम्हें पूरी अथॉरिटी है। खातिर समझे? यस सर। कैसे करोगे? जैसे होती है। कैसे होती है? अर्जुन ने अंगूठे और उंगली से सिक्का उछालने का इशारा किया। गुड। इस काम के लिए दरकार कोई मुनासिब रकम साथ में लेकर जाना।
यस सर। वो रकम कहाँ से आएगी? स्कूटर गिरवी रखकर हासिल करूँगा या बैंक से शॉर्ट टर्म लोन अप्लाई करूँगा। नॉनसेंस। रकम तुम अकाउंटेंट से हासिल करोगे। वाउचर को इंडोर्स कौन करेगा? तुम फिर भूल गए मालूम होते हो कि तुम कहाँ बैठे हो, किसके सामने बैठे हो। सॉरी सर। काम हो जाने के बाद क्या करोगे? जैसे गोली की तरह इकबालपुर पहुंचूंगा, वैसे ही गोली की तरह वापस राजनगर लौटूंगा। वो एक क्षण ठिठका और फिर स्वर को ज़्यादा से ज़्यादा नाटकीय बनाता हुआ बोला, सर गलत। सर, तुम्हारा जवाब इतना गलत है कि तुम्हें रियायती पास भी नहीं दिया जा सकता। पता नहीं किसने तुम्हें यहाँ भर्ती किया है। सर उसी ने किया है जिसने आपको किया है। शाम हो जाने के बाद इकबालपुर से तुम मुझे रिपोर्ट करोगे, तभी तुम्हें आइंदा हुक्म सुनाया जाएगा। फॉलोड। यस सर। जा सकते हो। यस सर। अर्जुन ने उसे उसकी तरफ उंगली का सैल्यूट मारा, मुस्तैदी से घूमा और एक फौजी की तरह लेफ्ट राइट करता हुआ वहाँ से रुखसत हुआ। उसके पीछे दरवाज़ा बंद होते ही सुनील की हंसी छूट गई। तभी दरवाज़ा फिर खुला। चौखट और पल्ले में से सिर निकालकर अर्जुन ने भीतर झाँका और बोला, पकड़ा। अबे टलना पतीले के ढक्कन। सुनील हंसी पर काबू पाता हुआ बोला, जरूरी काम है। अर्जुन हंसता हुआ दरवाजे पर से गायब हुआ। 4 बजे सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। लाइन पर रमाकांत था। कहाँ पर है? उसने पूछा। ऑफिस में, सुनील ने जवाब दिया। इसलिए जहाँ तू है तेरा मोबाइल भी वहाँ है। इस बार कई बार घर भी तो रह जाता है। ऑफिस में क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? मुझे भूल जाता है कि तू नौकर है, नौकरी करता है। क्या खबर है? ओए काका बली, खबर है तभी तो फ़ोन किया है, नहीं तो मैंने क्या तेरे से हाउ डू यू डू क्वाइट वेल थैंक यू करना है। क्या खबर है? तेरे विष्णु मेहता के घोड़े के बाबत मुंबई से एक बेजा खबर आई है। आ भी गई। तेरे बड्डे पापा जी का कमाल है, जिसने बुलाई तो आई, वरना मायावी कोई अपने आप थोड़े ही आ गई। क्या? ओए मुंबई में तो मेहता इंजीनियर वर्क्स के विष्णु मेहता के नाम वारंट निकला हुआ है। क्या? बिल्कुल चौकस खबर है। ये विष्णु मेहता कंपनी का मैनेजिंग पार्टनर बताया जाता है। एक और कोई आदित्यनाथ बकाला है, लेकिन वो साइलेंट पार्टनर है। लेकिन सुना है कि साइलेंट पार्टनर के सरमाए से ही वो कंपनी खड़ी की गई थी, जो कि आज की तारीख में खूब फली फूली हुई है। कंपनी को छोड़ो, वारंट की बात करो। अभी 2 महीने पहले सर्वेश कनौजिया नाम की एक शख्स की विधवी ने तूने बात सुननी है कि नहीं? सुननी है तो टोकाटकी बंद कर। सॉरी, मैं क्या कह रहा था। हाँ, सर्वेश कनौजिया की विधवी ने मैनेजर पार्टनर विष्णु मेहता पर केस किया है कि जिस खास मिक्सर ग्राइंडर की वजह से मेहता इंजीनियर वर्क्स फल फूल रहा है और जो उसकी बुनियाद है, वो असल में उसके जन्नत सिंह खाविद सर्वेश कनौजिया की इजाद था, जिसे विष्णु मेहता ने धोखे से हत्या लिया था। हाँ, उन दिनों कनौजिया एड्स का टर्मिनल केस था। हमदर्द बनकर विष्णु मेहता उसके घर में घुसा और उसकी इजाद का प्रोटोटाइप मॉडल खिसका कर ले आया। चोरी से या किसी लालच की तहत, कनौजिया की रजामंदी से या किसी और ही तरीके से। बहरहाल उसकी विधवी का दावा यह है कि उसके खाविंद के साथ धोखा हुआ है, उसे बकायदा ठगा गया। विष्णु मेहता ने यार मारी की। उसने छल कपट से उसके खाविंद की इजाद पर काबिज होकर उसका पेटेंट अपने नाम रजिस्टर करवा लिया और उसके दम पर आदित्यनाथ बकाला के फाइनेंस से मेहता इंजीनियर वर्क्स के नाम की कंपनी खड़ी कर ली, जो कि करोड़ों का बिजनेस कर रही है। कनौजिया को कोई रॉयल्टी, कोई कंपेसेशन न दी। ना, बीबी अब तक खामोश क्यों रही? खाविंद के साथ नहीं रहती थी। कैसी बीबी थी जो मरते खाविंद के साथ नहीं रहती थी? मालको, ऐसा बीबी की वजह से नहीं, खाविंद की वजह से था। वो अपनी बीबी को इस पूरे प्रचार से बचाना चाहता था कि वो अपने किन्हीं कुकर्मों की वजह से HIV पॉजिटिव था और चुपचाप मरना चाहता था। क्या कहने, कुकर्म करते वक्त बीबी की याद न आई। कुकर्म ने मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया तो बीबी की नेकनामी की फिक्र होने लगी। ओम कमलिया सुबह का बूला मौत की सौगात के साथ 2 साल में घर वापस लौट आए
तो भूला नहीं कहलाता तन्हा मरने के लिए। जबकि ऐसे में लोग बाग बचे खुचे जीवन में जीवन संगनी का साथ चाहते हैं। वो नहीं चाहता था। समझ दे कि उसकी शर्मिंदगी की इंतहा थी। खैर फिर उसकी मौत के बाद उसकी बीबी के कदम उस घर में पड़े थे जो कि एड़िए का उसके दिनों आसरा था। एड़िया जैसे स्मेकिया आई सी। वहाँ विधवी को ऐसे कागजात कई नोट्स मिले जिनमें उसे अपने खाविंद के ईजाद की खबर मिली। उसने और जांच पड़ताल की और खोजबीन की तो आखिरकार असलियत उसके सामने खुल गई। आइंदा तहकीकात से उसे ये भी पता चल गया कि यारमार शख्स विष्णु मेहता था। नतीजतन उसने उस पर केस दायर कर दिया। कोर्ट ने विष्णु मेहता के नाम सम्मन जारी कर दिया। पता ये चला है कि विष्णु मेहता सम्मन सर्विस से बचता रहा था। अब कोर्ट ने उसके खिलाफ बेल बल वारंट जारी किया है, जिसकी भनक लगने पर विष्णु मेहता गायब ही हो गया था। उसकी तलाश के लिए मुंबई पुलिस क्या कर रही है? खास कुछ नहीं कर रही। रूटीन में पुलिस ने उसके मुंबई के 2-3 ठिकानों पर उसका पता किया था और कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी थी कि मुलजिम ट्रेसेबल नहीं था। अब क्या होगा? अब हो सकता है कोर्ट उसे भगोड़ा साबित कर दे। घोषणा भगोड़े के मिल जा